नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे, जैसे होंगे, अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था विषय के क्रम में आज एक नए चैप्टर की तरफ चलने जा रहे हैं, जिसका नाम है साथियों मुद्रा। मुद्रा का मतलब होता है, इंग्लिश में इसका अर्थ है मनी। तो मुद्रा क्या है, मुद्रा के कार्य क्या क्या हैं, मुद्रा के कितने प्रकार हैं और मुद्रा पूर्ति की माप किस प्रकार से की जाती है, इन सारी चीजों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि मुद्रा है क्या, मुद्रा का परिचय, और इसमें आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि मुद्रा आखिर में होती क्या है। चलिए साथियों, ये वीडियो हम शुरू करते हैं यहीं पे। और अब सबसे पहला अपना टॉपिक है कि मुद्रा के परिचय क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मुद्रा आखिर में है क्या। इसको जानने के लिए आपको एक चीज समझना होगा साथियों। जैसे आप हैं, हम हैं, कोई भी लोग है, अगर वो बाजार में जाता है, कुछ भी सामान खरीदता है, जैसे हम ये गए मार्केट में और डस्टर खरीदने गए और उनसे बोले कि सर हमको एक डस्टर दे दीजिए, या जो भी वहां पे मैम है, जो भी लोग हैं, उनसे हम अपना डस्टर का डिमांड किया और वो हमको डस्टर दिए। उसके बदले हम कुछ उनको भुगतान किया। अगर वो इंसान हमको कुछ दे रहा है, दुकान वाला या कोई भी इंसान हमको अगर कुछ दे रहा है, तो उसके बदले हम उसको कुछ पे करते हैं, उसको हम कुछ भुगतान करते हैं। तो भुगतान क्या है, वो भुगतान ही हमारी क्या है, मुद्रा है। तो मुद्रा का अर्थ सिर्फ और सिर्फ पैसा ही नहीं होता कि नोट करेंसी ही हमारी मुद्रा नहीं होती। मुद्रा का मतलब कि वे सारी चीज जिनको हम भुगतान के लिए प्रयोग में लाया जाए, जिनको हम भुगतान के लिए उपयोग करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मुद्रा। आपके दिमाग में एक चीज चलती होगी कि मुद्रा का मतलब करेंसी, पैसा, नोट, 2000 का कड़क कड़क नोट गुलाबी वाली, बंद हो गया वो, ठीक है। मुद्रा का मतलब वो नहीं होता। मुद्रा का मतलब वो होता है साथियों कि वे सारी वस्तुएं जिनको हम भुगतान के लिए चुका सकें, जिनको हम भुगतान के लिए अदा कर सकें, पे कर सकें, भुगतान कर सकें जिसके लिए, उसको हम क्या कहते हैं, मुद्रा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। तो मुद्रा का अगर लिखना होगा, अगर आपको डिफिनेशन, तो लिख लेना कि वे सभी कुछ, ऐसा सब कुछ जिसको हम भुगतान के लिए प्रयोग कर सकते हैं, ऐसा सब कुछ, ऐसी सभी वस्तुएं, ऐसी सभी सेवाएं, कुछ भी हो, ऐसा सब कुछ जिसको हम भुगतान के लिए प्रयोग कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मुद्रा। ध्यान से समझना। आप कहोगे सर हम कोई दुकान से सामान खरीदते हैं तो उसको हम पैसा देते हैं, तो मुद्रा तो पैसा हुई ना। नहीं, पहले क्या होता था, अगर पुराने जमाने में चले साथियों, तो वहां पे क्या होता था, वहां पे बार्टर सिस्टम चलता था, वस्तु विनिमय का माध्यम। विनिमय का मतलब क्या होता है, विनिमय मतलब आदान प्रदान, आपने कुछ हमको दिया, हमने कुछ आपको दिया, ये विनिमय का माध्यम हो गया। पहले वस्तु, अगर हम इसके इतिहास में चले मुद्रा के, तो पहले क्या होता था, पहले वस्तु विनिमय होता था। वस्तु विनिमय का मतलब होता है, जैसे आपके पास गेहूं है और मेरे पास चावल है, तो आप मेरे पास गेहूं लेके आए 2 किलो, आप हमको 2 किलो गेहूं दिए, और अगर मेरे चावल का कीमत ज्यादा है तो आपको 1 किलो चावल दिए, आपका भी चावल मिल गया और मेरे पास गेहूं आ गया। तो वस्तु विनिमय के माध्यम से हम लोग क्या करते थे, पुराने जमाने में हम वस्तु विनिमय के माध्यम से क्या करते थे, वस्तुओं का, सेवाओं का आदान प्रदान करते थे। तो वो क्या हो गया, अगर आप गेहूं के बदले चावल ले रहे हैं, तो गेहूं आपकी क्या है, गेहूं आपकी मुद्रा है, गेहूं आपकी क्या है, मनी है। अगर हम चावल के बदले गेहूं ले रहे हैं, तो चावल मेरे लिए क्या है, चावल मेरे लिए मुद्रा है, चावल मेरे लिए क्या है, मनी है। ठीक बात समझ में आ गया दोस्तों। पुराने जमाने में क्या, मेरे बचपन का ही याद आता है हम लोगों को। बचपन में क्या होता था कि जैसे गेहूं धान की कटाई होती थी, और गेहूं धान की कटाई होती थी, तो गेहूं और धान ला के घर में भर दिया जाता था, पूरा ऐसे ही खुला, बिना बोरी वोरी में सिला नहीं, ऐसे खुला भर दिया जाता था। अब क्या होता था कि सब्जी वाले अंकल आते थे, दादाजी सब्जी साइकिल पे बेचते थे, शाम को डेली आते थे, हम लोग उनसे सब्जी खरीदते थे, जितना सब्जी होता था रोज का सब्जी खरीदते थे। बदले में उनकी जितनी भी कीमत होती थी, उसके बदले में पैसा नहीं देते थे, उनको हम पैसा नहीं देते थे, नोट करेंसी नहीं देते थे, उनको हम सिक्का नहीं देते थे, उनको हम क्या देते थे, गेहूं या धान जो भी होता था, उनको हम वजन करके तराजू से दे देते थे कि भैया आज का आपका सब्जी इतना हुआ, लीजिए 1 किलो ले लीजिए। तो हमारे लिए वो क्या है, हमारे लिए गेहूं क्या है, हमारी मुद्रा है। ठीक बात आपको समझ में आ गया। तो मुद्रा क्या होती है, वे सब कुछ जिसको हम भुगतान के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मुद्रा। तो सबसे पहले साथियों, मुद्रा के अगर विकास क्रम की बात करें, तो सबसे पहले चलता था वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय का मतलब है, जैसे पहले के जमाने में जानवरों को वस्तु विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग करते थे। जैसे गाय हो गई, गाय को क्या किए, गाय हो गई या कोई भी जानवर हो गया, कोई भी ऐसी वस्तु जिसको हम देके उससे कुछ सामान खरीद के लेके आ जाए, तो वस्तु विनिमय का माध्यम चलता था। उसमें भी बहुत सारी समस्याएं थी, फिर उसको धीरे धीरे क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। विकास के क्रम में जैसे जैसे विकास हुई भारतीय समाज की या कोई भी अन्य समाज की,
जैसे जैसे विकास हुई तो वस्तु के माध्यम को बदल के वहां पे धातु मुद्रा का प्रयोग होने लगा। धातु मुद्रा मतलब सोने के सिक्के चलने लगे, चांदी के सिक्के चलने लगे, पीतल के सिक्के चलने लगे। उनकी सबकी अलग अलग मूल्य होती थी। किसी एक सोना के सिक्के बराबर इतना चांदी का सिक्का, इतने चांदी के सिक्के के बराबर इतना तांबा का सिक्का। तो वो सब सारी मुद्राओं के रूप में प्रयोग करने लगे। कोई भी सामान खरीदना होता था, गए सोने के सिक्का दिए सामान लेके आ गए, गए चांदी का सिक्का दिए सामान लेके आ गए। तो मुद्रा का माध्यम क्या हो गया, मतलब कि वस्तु विनिमय के माध्यम से बदल के क्या हो गया, धातु मुद्रा का प्रयोग होने लगा। समाज का और विकास हुआ, धीरे धीरे समाज और विकसित होने लगी। उसके बाद धातु मुद्रा की जगह आ गई कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा का कोई मूल्य नहीं होता। आपके एक कागज लें और कागज को प्रिंट करके उस पर लिख दें कि 2000 का नोट है, 500 का नोट है, आप गए दिए सामान लेके आ गए, तो बस बात खत्म कि हाँ हमारी मुद्रा क्या है, हमारी मुद्रा आज के समय में कागजी मुद्रा है। तो बस वही चीज है कि धीरे धीरे विकास के क्रम में वस्तु विनिमय के माध्यम से बदल के आई धातु मुद्रा, धातु मुद्रा के बाद बदल के आई कागजी मुद्रा। अब कागजी मुद्रा से बदल के भी और एक स्टेप आगे अब के समय में चल रही क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अब मुद्राओं का क्या हो रहा है, मुद्राओं का प्रयोग किया जा रहा है। तो आपको इतना समझ में आ गया कि मुद्रा का इतिहास कैसे कैसे हमारे देश में रहा है। तो मुद्रा क्या है, मुद्रा क्या है, वे सभी कुछ जिनको भुगतान के रूप में प्रयोग किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम मुद्रा कहते हैं। मतलब भुगतान के साधन के रूप में जिनको प्रयोग किया जाएगा उनको हम मुद्रा कहते हैं। मुद्रा लेखा की इकाई के रूप में भी प्रयोग होता है। इसे अकाउंटिंग के रूप में भी मुद्रा का प्रयोग होता है। 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया, इसी रूप में भी प्रयोग होता है। मुद्रा साथियों अगर दूसरी चीज देखें तो ऋण का भुगतान करने के लिए प्रयोग होता है। ये सब सारी चीजें मुद्रा के कार्य में पढ़ेंगे। आप मुद्रा का परिचय समझ के अब हम नेक्स्ट आते हैं कि मुद्रा का कार्य क्या है। ठीक बात कहोगे सर, अच्छी बात है, मुद्रा तो समझ में आ गया। पहले तो समझते थे कि सिर्फ करेंसी ही मुद्रा होती है, लेकिन आज समझ में आया कि नहीं, वे सारी कुछ जिसको चुका के हम अपना कुछ सामान खरीद लें वो सबको हम क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। कहोगे सर अच्छी बात है, अब बता दो कि मुद्रा के कार्य क्या होते हैं, जल्दी जल्दी बता दो। चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि मुद्रा के कार्य क्या है। मजा आने वाला है आपको पढ़ के। आज आपको मुद्रा के मतलब कि पैसे मुद्रा क्या है आपको आज समझ में एकदम अच्छे से आने वाला है। मुद्रा के कार्य, अगर हम मुद्रा के कार्य में जाए साथियों तो सबसे पहला कार्य देखें तो सबसे पहला है मूल्य का संचय। मतलब कि क्या मतलब बताओ मूल्य का संचय का मतलब क्या, मूल्य के संचय का मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी मुद्रा है, मान लेते हैं आपके पास कागजी मुद्रा है, आप कागजी मुद्रा रखे हो तो आपके पास किसी भी मूल्य है, जो भी वैल्यू है उसका क्या किए हो, आप उसको संचय करके रखे हो। जैसे आप अपने घर में अगर सोना रखे हो तो कोई ना कोई मूल्य जो है, वैल्यू है, उसको संचय करके रखे हो। मान लेते हैं अगर आप सोने का सिक्का रखे हो, वो मान लेते हैं 10,000 रुपए का है, तो आप 10,000 का संचय करके रखे हो ना। तो मुद्रा का क्या होता है, मुद्रा किसी न किसी वैल्यू या मूल्य को क्या करती है, वो संचित करके रखती है। अगर आप 2,000 का नोट रखे हो, इसका मतलब है कि आप 2,000 रुपए को संचित करके रखे हो, आप 2,000 रुपए को रिजर्व करके अपने पास रखे हुए हो। तो मुद्रा का पहला कार्य क्या है, मुद्रा मूल्य का संचय करती है। जो भी वस्तु मतलब कि जो ऐसी वस्तु जिसको मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो किसी न किसी मूल्य का क्या करती है, वो संचय करके रखती है अपने पास। तो मुद्रा सबका पहला कार्य क्या हो गया, मुद्रा का पहला कार्य हो गया कि मुद्रा क्या करती है, मूल्य का संचय करती है। दूसरा क्या होता है, भुगतान का माध्यम भी होता है मुद्रा। भुगतान का माध्यम मतलब इसको हम चुका के किसी भी चीज को खरीद सकते हैं। भुगतान का भी माध्यम होता है, भुगतान मतलब पेमेंट का माध्यम होता है। पेमेंट का क्या होता है, ये मीडियम होता है। अगर हम किसी भी वस्तु को खरीदना चाह रहे हैं, हम इसको भुगतान किए और उसको सामान को क्या करें, खरीद के लेके आ गए। अगर आपसे कोई पूछे कि मुद्रा के कार्य में क्या मुद्रा मूल्य का संचय करता है, कहोगे हाँ करता है। क्या भुगतान का माध्यम मुद्रा है, हाँ भुगतान का माध्यम भी मुद्रा है। तीसरी चीज देखते हैं कि मूल्य हस्तांतरण का साधन भी मुद्रा है। कहोगे सर ये क्या है, मूल्य हस्तांतरण ये हस्तांतरण का मतलब ट्रांसफर, मतलब कि जो मुद्रा है वो मूल्य का हस्तांतरण का भी साधन है। जैसे एग्जाम्पल समझना, जैसे मान लेते हैं कि आपका गांव में मकान है, और आपका मन नहीं कर रहा है कि हमको गांव में रहना है, आप चाह रहे हो कि हम शहर में रहें, हम शहर में फ्लैट खरीद के शहर में बस जाए। तो आप घर को उठा के शहर में तो ले नहीं जाओगे, है ना। तो मूल्य को हस्तांतरित करोगे, आपको गांव का मकान बेच के आपको शहर में खरीदना है। आप गांव का मकान किसी को बेच दिए, बदले में उससे कुछ मुद्रा लिए, कुछ पैसा लिए, मुद्रा लिए, और उसको क्या किए,
शहर में गए, फ्लैट को मतलब फ्लैट वाले को दे के फ्लैट खरीद लिए। तो ये क्या हो रहा है, आपके गांव के मकान के बदले में आपको शहर के मकान, ये किसका माध्यम कौन बना, इसमें साधन कौन बना, तो मुद्रा ही तो बना ना। तो मुद्रा क्या होता है, आपके जो भी मूल्य है उसका क्या है, वो हस्तांतरण का साधन होता है। मूल्य के हस्तांतरण का जो मूल्य है उसके ट्रांसफर का भी एक क्या होता है, ये मीडियम होता है, ये एक साधन या माध्यम होता है। ठीक बात है। कहोगे सर चौथी चीज बता दो। चौथी चीज, मुद्रा क्या होता है, वो मूल्य का मापक भी होता है। मूल्य को मापता है कि कितना मूल्य, किसी भी वस्तु या सेवा का कितना मूल्य होगा, उस मूल्य को भी ये मापन करता है। कि जैसे ये पेन का मूल्य होगा 10 रुपया, तो 10 रुपया का मतलब कि इसके मूल्य को माप भी तो रहा है ना मुद्रा। मुद्रा अगर ये 10 रुपया देके अगर हम इसको खरीद के लेके आ रहे हैं, इसका मतलब है कि इस पेन की कीमत है 10 रुपया, और वो किसके द्वारा, मुद्रा के द्वारा हुई। तो मुद्रा मूल्य के मापक के रूप में भी तो प्रयोग हो रहा है, मतलब ये मूल्य को क्या कर रहा है, मापने का भी कार्य कर रहा है। ठीक बात है। चौथा क्या है, पांचवा क्या है, ये मुद्रा क्या होती है, ये साख का आधार भी होती है, क्रेडिट का आधार भी होती है। जैसे अगर आपको चेक दिया जाए, अगर आपको मतलब कि बैंक चेक अगर दे रही है, तो वो देखेगी ना कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है कितना नहीं है। तो वो साख का क्रेडिट का क्या होती है, क्रेडिट का क्या होती है, मुद्रा आधार भी होती है। अगर आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है तो आपको उस हिसाब से क्रेडिट दी जाएगी, अगर आपके अकाउंट में नहीं है तो उस हिसाब से नहीं दी जाएगी। मतलब साख का आधार भी क्या होती है, मुद्रा होती है। तो मुद्रा क्या है, मूल्य का संचय करती है। किसी भी मुद्रा क्या होती है, किसी भी मूल्य को क्या करती है, संचित करके रखती है। अगर आपके घर में कोई भी मुद्रा है, जिसका मतलब कि कुछ ना कुछ मूल्य उसमें क्या है, संचित है। भुगतान का माध्यम भी होती है। कोई भी चीज खरीदने, मतलब कोई भी चीज को खरीदने के लिए आप उसको क्या करते हो, भुगतान भी कर सकते हो। मूल्य का हस्तांतरण का साधन होती है। एक चीज के बदले में दूसरी चीज खरीदनी हो तो आप मुद्रा के आदान प्रदान के करके, हस्तांतरण करके आप उस चीज को क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। मूल्य का मापक होती है, ये मूल्य को क्या करती है, मापती भी है। और ये क्रेडिट का क्या होती है, क्रेडिट का क्या होती है, ये बेस होती है। शाखा का क्या होती है, ये आधार होती है। तो मूल्य मुद्रा के और भी बहुत सारे कार्य हैं, लेकिन मुख्य रूप से साथियों ये 4-5 कार्य हैं जो आपको जानना जरूरी होता है। आपके दिमाग में एक ये बन जाए डायग्राम कि आखिर में मुद्रा के कार्य क्या क्या हैं। तो ये चीजें हो गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि मुद्रा के प्रकार क्या क्या होते हैं, और इसमें थोड़ा डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं कि मुद्रा के आखिर में प्रकार क्या क्या होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आता है। ये सब तो आपको हम बता दिए कि आपके दिमाग में एक ये बेस बना रहे कि हमारी मुद्रा के क्या क्या कार्य हैं। अब हम आते हैं मुद्रा के प्रकार में, कि देखते हैं कि मुद्रा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहला प्रकार पढ़ते हैं कागजी मुद्रा। सबसे पहला क्या है, कागजी मुद्रा। कागजी मुद्रा मतलब पेपर मनी। कागजी मुद्रा क्या होती है, जैसे एक चीज ध्यान समझना, आज के समय में भारत में साथियों जो बड़ी मुद्राएं हैं, जैसे सिक्का तो चलती है 10, 20, 25, 50, जो भी सिक्का चलती है वो तो चलती ही है। लेकिन अगर बड़ी मुद्रा की बात करें 200, 500, 1000, 100, इन सब में क्या होती है, अधिकतर क्या होती ही है, कागजी मुद्रा का प्रयोग। कागजी मुद्रा क्या होती है, एक कागज का टुकड़ा होती है, इसका कोई भी आंतरिक मूल्य नहीं होता। कागज का टुकड़ा है, इस पे लिख दिया गया कि ये 2000 का नोट है, खत्म बात। बापूजी का फोटो छाप दिए, कहे कि लाओ 2000 रुपया है, ये लो हमको ये सामान दो, लेके गए 20,000 रुपया दिए, एक मोबाइल फोन लेके आ गए। तो कागजी मुद्रा क्या होती है, कागजी मुद्रा साथियों ये होती है कि किसी भी, मतलब कि कोई भी देश जो होती है, किसी भी देश की ये क्या होती है, वैधानिक मुद्रा होती है। ये विधि द्वारा, ये केंद्र सरकार या रिजर्व बैंक द्वारा इस पे साइन होता है, रिजर्व बैंक के गवर्नर का इस पे हस्ताक्षर होता है, और हर एक व्यक्ति इसको लेने के लिए क्या होता है, बाध्य होता है। जैसे अगर हम गए मार्केट में सामान खरीदने, अगर हम उसको 2000 रुपए का नोट दे रहे हैं, अगर वो कह रहा है कि हम नहीं लेंगे, तो मना नहीं कर सकता, वो लेगा ही लेगा। क्योंकि ये जो नोट है, ये भारत सरकार का नोट है, ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नोट है, इसको आप लेने से मना नहीं कर सकते। तो कागजी मुद्रा क्या होती है, कागजी मुद्रा एक क्या होती है, एक विधि मान्य मुद्रा होती है, विधि मान्य मुद्रा होती है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, इस पे केंद्र सरकार और केंद्र सरकार या भारत सरकार और आरबीआई का क्या होता है, आरबीआई की क्या होती है, आरबीआई की जिम्मेदारी होती है। इस पे भारत सरकार और आरबीआई की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। यह एक वैधानिक मुद्रा होती है, विधि मान्य मुद्रा होती है। इसको ये लेने के लिए सभी लोग क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। इसको ऐसा नहीं है कि कोई मना कर देगा कि हम नहीं लेंगे।
इसको लेने के लिए सभी लोग क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। 3 चीज हो गई। चौथी चीज क्या है, अगर कोई भी देश की कागजी मुद्रा है, मतलब कि अगर इस कागज का मूल्य देखें तो इस कागज का तो कोई मूल्य है नहीं, कागज का तो कोई मूल्य है नहीं। ऐसा नहीं कि हम इसको कागज को किसी को बेच दे तो बदले में हमको कुछ दे देगा, ऐसी तो नहीं। अभी इस नोट को 2 टुकड़े में फाड़ दें, कोई नहीं लेगा। अभी ये नोट गल जाए, बिना आरबीआई को छोड़ के कोई नहीं लेगा इसको, ठीक बात है। तो आप कहोगे कि सर इसका आंतरिक मूल्य नहीं होता, मतलब इसका जो इनर वैल्यू है, इसका जो आंतरिक मूल्य वो नहीं होता, इसका बाह्य मूल्य होता है। तो इसका क्या होता है, कागजी मुद्रा का आंतरिक मूल्य नहीं होता है। अभी इसको 2 टुकड़े में फाड़ देना तो कोई लेने से इसको इनकार कर देगा, बोलेगा क्यों ले भाई, फटा नोट है, नहीं लेंगे। अगर इसकी आंतरिक वैल्यू होती, इसकी अगर इनर वैल्यू होती तो लोग ले लेते कि चलो ठीक है, फटा ही तो क्या हो गया, इसको बेच के हम पैसा ले लेंगे, खत्म बात। लेकिन इसकी आंतरिक मूल्य नहीं होती। अधिकतर देशों में आज के समय में ये यही मुद्रा जो साथियों, ये मुद्रा क्या है, प्रयोग में, प्रचलन में लाई जा रही है। तो कागजी मुद्रा क्या होती है, इस पे केंद्र सरकार और आरबीआई की जिम्मेदारी होती है। इसको एक विधि मान्य मुद्रा कहते हैं, मतलब कि ये क्या है, वैधानिक मुद्रा। वैधानिक मुद्रा भी कहते हैं। विधि मान्य मुद्रा का मतलब कि वैधानिक मुद्रा है। वैधानिक मुद्रा मतलब इसको लेने के लिए कोई क्या कर सकता है, मना नहीं कर सकता है। यह क्या है, वैधानिक मुद्रा है। केंद्र सरकार आरबीआई की जिम्मेदारी होती है, इसको लेने के लिए सभी लोग बाध्य होते हैं और इसका आंतरिक मूल्य नहीं के बराबर होता है। ये हो गई हमारी कागजी मुद्रा, ठीक है, हो गया सर, अच्छी बात है। नेक्स्ट हमको ये प्रकार में लिखते चलना। पहला प्रकार हो गया कागजी मुद्रा, इसको लिख लेना अपनी भाषा में नीचे। उसके बाद दूसरा आता है धातु मुद्रा। दूसरा क्या है, धातु मुद्रा। धातु मुद्रा, धातु मुद्रा का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। धातु मुद्रा का मतलब होता है जैसे सोने का सिक्का है ये, ठीक है, ये गोल्ड का सिक्का है और ये गोल्ड के सिक्के का कीमत मान लेते हैं 2000 रुपए है, ठीक है। तो इसकी जो है साथियों, इसका आंतरिक मूल्य भी होता है। अगर सोना है तो सोने के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और मुद्रा के ही रूप में प्रयोग होगा, वो सोने के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसको हम भुगतान के लिए 2000 रुपए के लिए ही चुका सकते हैं। इसको हम अगर किसी को भी देंगे ना तो 2000 रुपया तो देगा ही देगा, बाकी इसका खुद का भी मूल्य होता है। जैसे कागज का कोई मूल्य नहीं था, लेकिन सोने का खुद का भी मूल्य होता है। तो इसका क्या होता है, आंतरिक मूल्य भी होता है। इसका आंतरिक मूल्य भी होता है। तो धातु मुद्रा क्या हो गई, जैसे सोने का मुद्रा हो गई या चांदी का मुद्रा हो गई, सिल्वर का हो गई, या तो फिर पीतल, तांबा, जस्ता, जो भी मुद्रा हो गई, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम धातु मुद्रा कहते हैं। धातु मुद्रा का मतलब होता है जिसकी आंतरिक मूल्य भी कुछ ना कुछ जरूर होती है, पहली बात। और दूसरी बात, इसको क्या होती है, इस पे सरकार का, इसको मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति को आप बहुत सारा धातु का मुद्रा दे दो और कहो कि भुगतान के रूप में चुकाओ। इस पे सरकार की होती है, जैसे 1 रुपए के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के है, लेकिन कुछ लिमिटेशन के साथ है। ऐसा नहीं कि आप 1 रुपए का सिक्का 1 लाख लिया के दे दो और कहो कि आप तो बाध्य हो। तो इस पे क्या होती है, धातु मुद्रा पे ये कोई भी व्यक्ति एक लिमिट में ही लेने के लिए बाध्य है, एक लिमिट के बाद उसको लेने के लिए वो बाध्य नहीं है। पहली दूसरी बात हो गई, आंतरिक मूल्य भी इसका कुछ ना कुछ जरूर होता है। और जैसे हो गई सोने का सिक्का हो गया, चांदी का सिक्का हो गया, पीतल का सिक्का हो गया, तांबा का सिक्का हो गया, जस्ता का सिक्का हो गया, इन सबको क्या कहते हैं, धातु मुद्रा। तो कागजी मुद्रा क्या होती है और धातु मुद्रा क्या होती है, समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट समझते हैं हम आपको अब नेक्स्ट समझाते हैं कि सबसे पहले हमने कागजी मुद्रा पढ़ा तो उसमें देखा था कि वैधानिक मुद्रा। तो हम देखते हैं कि वैधानिक मुद्रा क्या होती है। हम देखते हैं कि वैधानिक मुद्रा क्या होती है। वैधानिक, नेक्स्ट हेडिंग देना, वैधानिक मुद्रा। वैधानिक मुद्रा क्या होती है, वैधानिक का मतलब होता है कि विधि द्वारा जो मान्यता प्राप्त मुद्रा हो, बस कुछ नहीं। जैसे कागजी मुद्रा विधि द्वारा मान्यता प्राप्त थी, उसी को हम क्या कहते हैं, वैधानिक मुद्रा। वैधानिक मुद्रा का मतलब होता है जो विधि द्वारा मान्यता प्राप्त हो। विधि द्वारा अगर कोई भी अगर मुद्रा है वो विधि द्वारा मान्यता प्राप्त है तो उसको हम कहते हैं ये क्या है, वैधानिक मुद्रा है। विधि द्वारा मान्यता प्राप्त ये केंद्र सरकार भी कर सकती है और आरबीआई के द्वारा भी इसको विधि द्वारा मान्यता इसको दिया जा सकता है। तो वैधानिक मुद्रा क्या होती है, विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ये केंद्र या भारत सरकार इसको प्रमाणित करती है या विधि द्वारा इसको स्थापित करती है और आरबीआई भी इसको विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। जैसे अगर कोई भी मुद्रा है
और मुद्रा पे आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर है, या किसी भी मुद्रा पे केंद्र और भारत सरकार के वित्त सचिव का हस्ताक्षर है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, वैधानिक मुद्रा है। अगर किसी भी मुद्रा पे अगर किसी भी देश की सरकार अगर उसकी जिम्मेदारी ले रही है कि ये भारत सरकार की मुद्रा है, ये भारत की मुद्रा है, ये किसी भी देश की केंद्रीय बैंक की मुद्रा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं वैधानिक मुद्रा। ठीक है, समझ में आ गया। तो वैधानिक मुद्रा क्या है, विधि द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, केंद्र भारत सरकार आरबीआई। और वैधानिक मुद्रा को कागजी मुद्रा में बताया कि इसको लेने के लिए कोई भी व्यक्ति क्या होता है, बाध्य होता है। इसको लेने के लिए कोई भी व्यक्ति क्या होता है, बाध्य होता है। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर हम पैसा दे रहे हैं और वो विधि वैधानिक मुद्रा है, मतलब वो केंद्र सरकार या भारत सरकार और आरबीआई की उस पर जिम्मेदारी ली गई है, तो वो व्यक्ति उसको मना नहीं कर सकता, उसको लेना ही पड़ेगा। तो ये हो गई हमारी वैधानिक मुद्रा। नेक्स्ट हेडिंग देना, वैधानिक मुद्रा समझ में आ गया। नेक्स्ट हेडिंग देना ऐच्छिक मुद्रा। ये तो वैधानिक मुद्रा हो गई। अब एक आता है वैधानिक मुद्रा का मतलब क्या हो गया, आज के समय में प्रचलित सभी मुद्रा, जैसे 500 का नोट हो गया, 500 का नोट एग्जाम्पल में लिख लेना, 500 का नोट, 200 का नोट, 10 का, 20 का, ये सब का सिक्का, ये सब क्या है, वैधानिक मुद्रा में आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग देना ऐच्छिक मुद्रा। क्या है, ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा का मतलब कि मुद्रा के रूप में ये भी प्रयोग होता है, मुद्रा के रूप में ये भी प्रयोग होता है, लेकिन वो सामने वाले व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो लेगा कि नहीं लेगा। जैसे अगर वैधानिक मुद्रा थी, हम अगर गए दुकान पे, हमने 2000 का कोई सामान खरीदा और उसको 2000 का नोट दिया, तो वो वैधानिक मुद्रा है, तो वो मना नहीं कर सकता, उसको लेना ही पड़ेगा वो मुद्रा। लेकिन अगर ऐच्छिक मुद्रा है, अगर वो ऐच्छिक मुद्रा है, तो वो लेने से मना भी कर सकता है। वो कहेगा कि यार मन नहीं है अभी, या मन नहीं है, या तो ये कह सकता है कि हम इसको नहीं स्वीकार करेंगे, अब वैधानिक मुद्रा लेके आओ। तो ऐच्छिक मुद्रा क्या होती है, वो लेने वाले के ऊपर निर्भर करती है कि वो उसको लेगा कि नहीं लेगा। कहोगे सर जैसे ऐसी कौन सी मुद्रा आ गई, तो जैसे साथियों एग्जाम्पल में ये पहले लिख लेना कि ये कौन सी मुद्रा होती है, लिखना, इसको लिखना कि ये लेने वाले व्यक्ति के, मतलब कि ये मुद्रा ग्रहण करने वाले या लेने वाले व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। ये जब बाध्य नहीं होता उसको लेने से, ये लेने वाले व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, वो इस मुद्रा को लेने के लिए क्या होता है, बाध्य नहीं होता है। इसको लिख लो। जैसे कहोगे सर जैसे चेक है, चेक जो है साथियों, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर चेक काट के दे दिया, आप गए दुकान पे 10 रुपए का सामान खरीदे, उसको चेक काट के दे रहे हो, तो नहीं ले सकता वो। या तो कोई भी बड़ी कंपनी या कोई भी बड़ी काम करने गए, वहां पे आप चेक काट के दे, तो वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, उसको ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है, लेकिन 10 रुपए का नोट उसको लेने के लिए बाध्य है वो। जैसे चेक हो गया, हुंडी हो गया, विनिमय पत्र हो गया, ये सब क्या है, ये सब ऐच्छिक मुद्रा में, इनके द्वारा भी भुगतान किया जाता है। मुद्रा का मतलब क्या होता है, वे सभी वस्तुएं जिनके द्वारा भुगतान के साधन के रूप में उसको प्रयोग किया जाए। चेक के द्वारा भी भुगतान हो सकता है, ऐसा नहीं है, ये भी मुद्रा होती है, लेकिन ये ऐच्छिक मुद्रा है, ये वैधानिक मुद्रा नहीं होती। हमारी जो देश की करेंसी है वो हमारी क्या है, वैधानिक मुद्रा है। जैसे 2000 का नोट, 500 का नोट, ये हमारी वैधानिक मुद्रा है, इसको व्यक्ति लेने के लिए बाध्य होता है। लेकिन जो चेक हो गई, हुंडी हो गई, विनिमय पत्र हो गई, ये सब क्या है, ये ऐच्छिक मुद्रा है। कोई व्यक्ति लेने के लिए बाध्य नहीं होता, वो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करती है कि वो ले कि नहीं ले। अगर उसका मन है ले भी सकता है, बिना लेने से मना भी नहीं कर सकता। आप उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते कि आप इसको क्यों नहीं ले रहे हो। उसका मन, वो ऐच्छिक मुद्रा है, उसका मन है लेगा, नहीं मन है नहीं लेगा। ये हो गई ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा लिख लेना इसको अच्छे से, एग्जाम्पल में चेक, हुंडी, विनिमय पत्र, ये उसकी इच्छा पर निर्भर करती है। ये सब मुद्रा के प्रकार में ही पढ़ रहे हैं, ये सब मुद्रा है जो भी पढ़ेंगे हम, ये सब भी मुद्रा है, इनको हम भुगतान के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इनके कई सारे प्रकार होते हैं। दूसरा प्रकार एक हम समझते हैं, एक होता है लेखा मुद्रा, एक होता है लेखा मुद्रा, अकाउंटिंग मनी, लेखा मुद्रा, और एक होता है लेखा मुद्रा, और एक होता है दूसरा हमारा वास्तविक मुद्रा। लेखा मुद्रा और एक होता है वास्तविक मुद्रा। इन दोनों के बीच में हम समझते हैं कि क्या है। हेडिंग देना लेखा मुद्रा या वास्तविक मुद्रा, लेखा मुद्रा या वास्तविक मुद्रा। देखना ध्यान से समझना। लेखा मुद्रा का मतलब होता है, जैसे लेखा मुद्रा आपको देखने से ही लग रहा है, लेखा का मतलब जो लिखित रूप में प्रयोग किया जाए।
लेखा मुद्रा के द्वारा भी किसी भी मतलब कि किसी भी वस्तु या सेवाओं के बदले उसको भुगतान के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। लेखा मुद्रा का सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब होता है, लेखा मुद्रा जो जो मुद्रा को लिखित रूप में, मुद्रा के लिखित रूप में जो क्या हो, प्रयोग हो, मुद्रा के लिखित रूप में जो प्रयोग हो, मुद्रा के जो लिखित रूप में प्रयोग हो उसको हम क्या कहते हैं, लेखा मुद्रा। ठीक है, ये किसी भी देश की क्या होती है, ये मुद्रा होती है, इसको भुगतान के रूप में कोई भी देश इसको प्रयोग कर सकता है। तो जैसे एग्जाम्पल, लेखा मुद्रा का मतलब एग्जाम्पल, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब का लेखा मुद्रा क्या है, रुपया। जैसे बहुत सारे यूरोपीय कंट्री हैं, उनकी लेखा मुद्रा क्या है, यूरो। अमेरिका की लेखा मुद्रा क्या है, डॉलर। ठीक है, अगर आपसे पूछ दे कि भारत की लेखा मुद्रा क्या है, मतलब कि वह मतलब मुद्रा का मतलब वो रूप जिसको हम लिखित रूप में प्रयोग करते हैं, मुद्रा के लिखित रूप में जो प्रयोग होता है। जैसे हमारे भारत का, जैसे अगर हम किसी भी रुपया है, जैसे हम 2000 है तो 2000 के आगे रुपया ही तो लिखते हैं ना, 500 रुपया, 300 रुपया, 100 रुपया, ये क्या है, रुपया 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 रुपया। तो ये रुपया जो है हमारी क्या है, लेखा मुद्रा है। ये मुद्रा के सामने लिखित रूप में क्या होता है, ये प्रयोग होता है। वास्तविक मुद्रा क्या होती है, वास्तविक मुद्रा इससे, जैसे ये हो गई लेखा मुद्रा, रुपया 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 रुपया, और इसके आगे ये जो चीज लिखी हो गई ये हमारी क्या हो गई, वास्तविक मुद्रा। मुद्रा के लिखित रूप में प्रयोग होता है उसको हम कहते हैं लेखा मुद्रा। और जो वास्तविक मुद्रा होती है जो किसी भी देश में प्रचलन में होती है, किसी भी देश में प्रचलित मुद्रा, जो मतलब कि प्रयोग में मुद्रा लाई जाती है, प्रचलित मुद्रा को कहते हैं क्या, वास्तविक मुद्रा। एग्जाम्पल में जैसे हमारे देश में प्रचलित मुद्रा है 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया। ठीक बात समझ में आ गया, ध्यान से देना। ये जो है 2000, 500, 300, 100, ये क्या है, ये क्या है, ये वास्तविक है। और ये जो क्या है, ये हमारी क्या है, लेखा मुद्रा है। तो लेखा मुद्रा क्या होती है, यूरो, डॉलर, रुपया, ये लेखा मुद्रा हो गई। और 100, 200, 500 ये क्या हो गई, ये वास्तविक मुद्रा। जो भी किसी भी देश में प्रचलित मुद्रा को हम क्या कहते हैं, उसको हम वास्तविक मुद्रा कहते हैं। आई होप ये दो चीजें समझ में आ गई आपको कि लेखा मुद्रा किसे कहते हैं और वास्तविक मुद्रा। अगर एग्जाम में पूछ दे कि भारत की लेखा मुद्रा कौन सी है, उसमें ऑप्शन दे दे रुपया, यूरो, डॉलर या कुछ भी दे दे, तो आप मारना सीधा रुपया। अगर दे दे पूछ दे कि क्या भारत में एक ही प्रकार की वास्तविक मुद्रा है, तो आप कहना नहीं, भारत में बहुत वास्तविक मुद्रा है। वास्तविक मुद्रा मतलब जो हमारे देश में प्रचलन में है, जैसे 100 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, 2000 का नोट, हालांकि 2000 का नोट बंद हो गया है, 200 का नोट, ये सब सारी चीजें क्या है, ये हमारे देश की क्या है, वास्तविक मुद्रा है। कहोगे सर बहुत अच्छा, समझ में आ गया, मजा आ रहा है, लेकिन यार पैसा दो सर, हमको भी 500 दिखाओ, तो 500 हमको भी दो, तब तो आएगा मजा। देंगे बेटा, सफल हो जाओ फिर देंगे। तो मुद्रा के प्रकार में क्या हो गई, वास्तविक मुद्रा, लेखा मुद्रा और वास्तविक मुद्रा। नेक्स्ट इसका प्रकार एक है गर्म मुद्रा। क्या है, कहोगे सर मुद्रा भी गर्म होती है, बहुत होती है बच्चा। मुद्रा में तो इतना गर्मी है ना कि अच्छे अच्छे लोगों को वाट लगा देती है मुद्रा, सबके बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे उस सेंस में इसका अर्थ नहीं है। गर्म मुद्रा का मतलब क्या होता है, ध्यान देना कि वे मुद्रा, लिखना वे मुद्रा, देखो गर्म मुद्रा का मतलब होता है वे मुद्रा जो लाभ के उद्देश्य से किसी देश में लगाए जाते हैं और उस अल्प अवधि में लगाए जाते हैं। वे मुद्रा जो क्या करते हैं, लाभ के उद्देश्य से, लाभ के उद्देश्य से निवेश किए जाते हैं, निवेश किए जाते हैं। ये जो भी मुद्रा होती है ये क्या होती है, अल्प अवधि में लगाई जाती है। अल्प अवधि मतलब कि ये बहुत कम समय के लिए ही लगाई जाती है, और लाभ जैसे ही उसको लाभ मिला वैसे ही वो मुद्रा क्या करती है, किसी दूसरे देश में पलायन कर जाती है। जैसे ध्यान देना, जैसे एग्जाम्पल में शेयर मार्केट में, जो शेयर मार्केट है हमारी, शेयर मार्केट में लगाई गई पैसा विदेशों द्वारा, विदेशी लोगों द्वारा, विदेशी कंपनियों द्वारा शेयर मार्केट में लगाया गया पैसा। एग्जाम्पल में लिख लेना कि विदेशों द्वारा शेयर, विदेशी कंपनियों या लोगों द्वारा शेयर मार्केट में लगाया गया पैसा। जैसे वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि हमारे देश के शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं,
और वो लाभ के उद्देश्य से निवेश करते हैं। यहाँ पे वो तो मुद्रा ही लगाते हैं, वो मुद्रा का यहाँ पे निवेश की, जैसे $1000 का भारत के शेयर मार्केट में लगा दिए, लाभ कमाए और वो $1000 निकल गए। तो ऐसी मुद्रा को क्या कहते हैं? ऐसी मुद्रा को हम कहते हैं गर्म मुद्रा। गर्म मुद्रा जो हॉट मनी होती है वो किसी भी देश में अल्प अवधि के लिए लगाए जाते हैं, और वो मुद्रा क्या करती है, वो एक लाभ के उद्देश्य से लगाई जाती है शॉर्ट टर्म में, और वो जहां लाभ हो उसको कमा ली, जैसे ही लाभ कमा ली वो वैसे ही क्या करेगी, वो निकल जाएगी। अगर पूछे शेयर मार्केट में लगाया गया धन विदेशी लोगों द्वारा वो कैसी मनी है, तो आप कहोगे सर गर्म मुद्रा है। गर्म मुद्रा क्या है? शेयर मार्केट में लगाया गया धन क्या है? गर्म मुद्रा। नेक्स्ट गर्म मुद्रा समझ गए, लिख लेना गर्म मुद्रा क्या है। हम नेक्स्ट समझते हैं साथियों, गर्म मुद्रा हो गई। हम एक समझते हैं दुर्लभ मुद्रा और सुलभ मुद्रा। क्या है? दुर्लभ मुद्रा और एक मुद्रा का प्रकार है सुलभ मुद्रा। सुलभ मुद्रा। दुर्लभ मतलब हिंदी समझ रहे हो ना? दुर्लभ मतलब जो किसी भी चीज की, जो किसी मतलब की दुर्लभ हो, जिसकी दर्शन ही नहीं हो पा रही। जैसे कहते नहीं कि अरे यार आपका दर्शन तो एकदम दुर्लभ हो गया है, आपका दर्शन ही नहीं मिल रहा है, एकदम दर्शन ही नहीं मिल रहा है। तो दुर्लभ का मतलब हो गया, दुर्लभ का मतलब जो बहुत कठिनाई से मिलता हो। सुलभ मतलब जो आसानी से मिल जाती हो, जो आसानी से मिल जाती है उसको हम कहते हैं सुलभ मुद्रा। जो बहुत कठिनाई से मिलती है उसको हम कहते हैं दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब जो बहुत कठिनाई से मिलती है उसको हम कहते हैं दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा का मतलब क्या होता है, ध्यान देना, यहीं पे समझना। दुर्लभ मुद्रा में क्या होती है कि वे मुद्राएं जिनकी वैश्विक बाजार में, लिख लेना कि वे मुद्रा जिनकी वैश्विक बाजार में, जिनके वैश्विक बाजार में मांग क्या होगी, मांग अधिक होगी, किसके बदले में? पूर्ति के बदले में। लिखना कि वे मुद्रा जिनकी वैश्विक बाजार में मांग अधिक होती है, बदले में उनकी पूर्ति क्या होती है, कम, उस हिसाब से नहीं होती है, पूर्ति उनकी क्या होती है, कम होती है। जैसे डॉलर हो गया, डॉलर क्या है, दुर्लभ मुद्रा है, बहुत कठिनाई से मिलता है डॉलर। डॉलर की वैश्विक बाजारों में मांग बहुत अधिक है, लेकिन उसकी पूर्ति जो है उस हिसाब से नहीं है। कोई भी देश जो है अगर अपने सामान का व्यापार कर रहा है तो डॉलर में ही करना चाहता है, क्योंकि डॉलर क्या है, दुर्लभ मुद्रा है। सुलभ मुद्रा क्या है, इसका ठीक उल्टा, यहाँ पे मांग कम होती है, मांग जो है कम होती है और पूर्ति क्या होती है, वैश्विक बाजारों में इनकी मांग कम होती है और पूर्ति क्या होती है, उससे अधिक होती है। तो इसलिए ये आसानी से मिल जाते हैं और आसानी से इनका मतलब कि आसानी से ये मार्केट में अवेलेबल रहते हैं मुद्रा, इसलिए उनको हम सुलभ मुद्रा कहते हैं, जो आसानी से मिल जाते हैं। और जो कठिनाई से मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, दुर्लभ मुद्रा। सुलभ मुद्रा और दुर्लभ मुद्रा समझ गए। वे मुद्रा जिनकी वैश्विक बाजार में मांग बहुत अधिक होती है, बदले में उनकी पूर्ति जो है उस हिसाब से नहीं हो पाती, उसको हम कहते हैं दुर्लभ मुद्रा। और जिसकी मांग कम होती है और पूर्ति बहुत है, नोट छाप के मनमान पैसा मार्केट में छोड़ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, सुलभ मुद्रा। ठीक, दुर्लभ मुद्रा और सुलभ मुद्रा ये समझ गए। कागजी मुद्रा समझ गए, धातु मुद्रा समझ गए, वैधानिक मुद्रा समझ गए, ठीक है, दुर्लभ मुद्रा समझ गए, सुलभ मुद्रा समझ गए और गर्म मुद्रा समझ गए। ये सब मुद्रा के क्या है, प्रकार है। नेक्स्ट आपका एक प्रकार आता है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मुद्रा। आप कहोगे सर मुद्रा प्लास्टिक में भी होती है? जरूर होती है, प्लास्टिक मुद्रा भी होती है। कहोगे सर जैसे? तो प्लास्टिक मुद्रा क्या होती है कि ये क्या होती है, साथ में ध्यान समझना। प्लास्टिक मुद्रा का मतलब होता है कि प्लास्टिक के रूप में जो भी मुद्रा होती है उसको हम कहते हैं प्लास्टिक मुद्रा। इसके नाम से समझ में आ रहा है। ये भी भुगतान के माध्यम के रूप में इनका भी प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड ये क्या है, इससे भी तो हम किसी भी वस्तु के बदले उसका भुगतान कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या हो गई, ये हमारे लिए मुद्रा ही है। क्रेडिट कार्ड हो गया। डेबिट कार्ड से हम तो डेबिट कार्ड से भी तो हम किसी न किसी वस्तु का, सेवाओं के बदले उसका भुगतान कर सकते हैं। तो ये क्या हो गई, डेबिट कार्ड हो गई। तो क्रेडिट कार्ड हो गई, डेबिट कार्ड हो गई, ये हमारी कैसी मुद्रा है, प्लास्टिक मनी। अगर एग्जाम में आपको पूछ दे कि क्रेडिट कार्ड किस प्रकार की मुद्रा है और ऑप्शन में दे दे वैधानिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा, प्लास्टिक मुद्रा या गर्म मुद्रा, तो आप कौन सी मुद्रा मारोगे, प्लास्टिक मुद्रा।
बस आपकी जानकारी के लिए होना चाहिए, एग्जाम में कभी भी पूछ लेता है कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड कैसी मुद्रा है, तो आप कहोगे सर प्लास्टिक मुद्रा है, ये प्लास्टिक मुद्रा है। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, आपके कार्ड में, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आपके कार्ड में पैसा हो चाहे ना हो, आपके पास, आपके अकाउंट में, आपके खाते में, बैंक खाते में पैसा हो चाहे ना हो, आपके क्रेडिट पे ये भुगतान कर देती है। जैसे आप 500 का सामान खरीदे, आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी है, आप क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके उसके भुगतान कर सकते हैं, बाद में आप उसको चुका देंगे। डेबिट कार्ड क्या होती है? डेबिट कार्ड में क्या होती है, ये आपके खाते से सीधा लिंक होता है। अगर आपके बैंक खाते में 500 रुपया है, तभी आप इसका प्रयोग करके आप 500 रुपए का भुगतान कर सकते हैं। तो भुगतान के माध्यम है, इसलिए हम इसको मुद्रा कहते हैं। और प्लास्टिक मुद्रा इसलिए क्योंकि ये प्लास्टिक रूप में होते हैं, इसलिए हम इसको प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया और डेबिट कार्ड हो गया, ये हमारी हो गई प्लास्टिक मुद्रा। समझ में आ रहा है ना? क्या क्या पढ़ा बताओ फटाफट। वैधानिक मुद्रा पढ़ लिया, गर्म एवं उष्ण मुद्रा पढ़ लिया, गर्म मुद्रा पढ़ लिया, गर्म और या तो उष्ण मुद्रा उसको ही कहते हैं, पढ़ लिया। दूसरी चीज ऐच्छिक मुद्रा पढ़ लिया, ऐच्छिक मुद्रा पढ़ लिया, और वैधानिक मुद्रा पढ़ लिया, और ये पढ़ लिया क्रेडिट प्लास्टिक मनी पढ़ लिया, ठीक है। कागजी मुद्रा पढ़ लिया, धातु मुद्रा पढ़ लिया, और गर्म मुद्रा। ये सारी चीजें मुद्रा के जितने भी प्रकार थे हमने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया। गर्म मुद्रा, ऐच्छिक मुद्रा, है ना, वैधानिक मुद्रा, और ये वैधानिक मुद्रा हो गई, लेखा मुद्रा, लेखा मुद्रा, वास्तविक मुद्रा, प्लास्टिक मनी, ये सारी चीजें आपको हम यहाँ पे मुद्रा के प्रकार में पढ़ा दिए। अब हमारा नेक्स्ट आता है साथियों कि मुद्रा के प्रकार तो पढ़ लिए, अब मुद्रा के पूर्ति के आधार पे उनका मापन किस प्रकार से होगा। ध्यान देना, हमारा जो लास्ट वाला टॉपिक था उसमें चौथा टॉपिक में कि मुद्रा के पूर्ति के आधार पे उसका मापन, मुद्रा के पूर्ति के आधार पर उसका क्या मापन। कहोगे सर ये क्या बला है, इसको भी समझा दो। कुछ नहीं है, ध्यान देना, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से कभी कभी बन जाता है, तो आपको हम एकदम आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे कि मुद्रा की पूर्ति के आधार पे उसका मापन किस प्रकार से किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझना कि जैसे हमारी देश की अर्थव्यवस्था है, हमारा देश का जो अर्थव्यवस्था है इसमें बहुत सारी मुद्राएं कई प्रकार में अवेलेबल होगी, प्लास्टिक मनी के रूप में, गर्म मनी के रूप में, और ये लेखा मुद्रा के रूप में, वास्तविक मुद्रा के रूप में, ऐच्छिक मुद्रा के रूप में। मतलब मुद्रा बहुत से रूपों में यहाँ पे क्या होती है, मुद्रा बहुत से रूपों में हमारे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मौजूद होती है। अब इस मुद्रा का मापन भी करना है, और इस मुद्रा का मापन करके हम ये अनुमान लगाते हैं कि किसी भी देश में मुद्रा जो है कैसी है, मतलब कि कितने प्रकार की, कितनी मुद्रा है। इनका मापन करने के लिए हम बहुत से आधारों का प्रयोग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मुद्रा की, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कितनी मुद्रा है उसको मापने के लिए जिन हम व्यवस्थाओं का, जिन हम नियमों का प्रयोग करते हैं उसको हम मुद्रा के पूर्ति के आधार पे उसके मापन में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब हम जैसे इसको पढ़ने के लिए यहाँ पे अर्थशास्त्रियों ने कई प्रकार बनाया, जैसे यम 1 मुद्रा, यम 2 मुद्रा, यम 3 मुद्रा, यम 4 मुद्रा। मतलब मनी टाइप 1, मनी टाइप 2, मनी टाइप 3, मनी टाइप 4, बहुत सारा मनी है, लेकिन हमको ये 4 मुद्रा तो जानना ही जानना है, क्योंकि यम 1, यम 2, यम 3 और यम 4 हमारे कंपटीशन के एग्जामों में अक्सर पूछ दिया जाता है कि यम 1 मुद्रा कैसी मुद्रा, यम 1 मुद्रा को क्या कहते हैं, यम 2 मुद्रा को क्या कहते हैं, यम 3 मुद्रा को क्या कहते हैं, और यम 4 मुद्रा को क्या कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि यम 1, यम 2, यम 3 और यम 4 मुद्रा क्या क्या होती है। हेडिंग देना, मुद्रा के पूर्ति के आधार पर उसका मापन, फिर मेरे साथ चार्ट बनाना, जो हम चार्ट बना रहे हैं उसको चार्ट बनाना, और चार्ट के माध्यम से आपको हम ये समझा देंगे कि यम 1, यम 2, यम 3 और यम 4 होता क्या क्या है। ठीक है, चलो चार्ट बनाओ मेरे साथ। हेडिंग देना, यहाँ पे चार्ट बनाना, मुद्रा के पूर्ति के क्या मापक, मुद्रा के पूर्ति के मापक, ये हेडिंग देना। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना। पहला पार्ट है आपका, एक तो हो गई मुद्रा के पूर्ति के मापक, पहला पार्ट है आपका संकुचित मुद्रा, नैरो मनी, संकुचित मुद्रा, नैरो मनी।
दूसरा टाइप होता है इसका, दूसरा टाइप संकुचित मुद्रा, और एक ब्रॉड मनी होता है। ब्रॉड मनी मतलब व्यापक मुद्रा। क्या है? व्यापक मुद्रा। अब आप कहोगे सर संकुचित मुद्रा क्या है और व्यापक मुद्रा क्या है? संकुचित मुद्रा और व्यापक मुद्रा साथियों क्या होता है, जैसे कोई भी मुद्रा जो संकुचित रूप में हो उसको हम कहेंगे संकुचित मुद्रा, और जो जिसमें वैसी मुद्रा जिसमें बहुत सारी मुद्राओं को शामिल किया जाए उसको हम कहते हैं व्यापक मुद्रा। संकुचित मुद्रा जो सबसे मतलब कि बहुत संकुचित रूप में हो उसको हम कहते हैं क्या? संकुचित मुद्रा। और जो सबसे व्यापक रूप में होती है जिसमें बहुत सारी मुद्राओं को शामिल किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? व्यापक मुद्रा। इसमें संकुचित मुद्रा में क्या होता है, ध्यान देना, यहाँ पे M1 और M2 क्या होती है? संकुचित मुद्रा। मतलब कि मुद्रा के टाइप 1 और मुद्रा टाइप 2 क्या कैसी मुद्रा है हमारी? संकुचित मुद्रा है। दूसरी तरफ व्यापक मुद्रा में कौन सी मुद्रा है? M3 और M4। चार्ट बनाते चलना मेरे साथ साथ। तो मुद्रा की पूर्ति के मापक में एक संकुचित मुद्रा आती है और व्यापक मुद्रा आती है। ये जो M1 होती है साथियों, ये सबसे अधिक तरल होती है। तरलता का मतलब सर्वाधिक तरल, मतलब कि आसानी से क्या होती है? ये सर्वाधिक तरल होती है। ये आसानी से मौजूद होती है अर्थव्यवस्था में, बहुत आसानी से अदला बदली करके इसको मिल सकती है। ये सर्वाधिक तरल का मतलब है इतना ही है कि ये बहुत आसानी से अर्थव्यवस्था में मौजूद होती है, बहुत आसानी से ये प्राप्त होती है, ये सर्वाधिक तरल होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर M2 की बात करें तो M2 क्या होती है? ये M1 के अपेक्षा कम तरल होती है। तो ये क्या हो गई? M1 के अपेक्षा कम तरल। ये M1 की अपेक्षा क्या होती है? कम तरल होती है। ठीक वैसे M3 की बात करें तो ये M2 की अपेक्षा कम तरल होती है। M2 की अपेक्षा ये कम तरल होगी। और अगर M4 की बात करें तो ये M3 की अपेक्षा कम तरल होगी। ठीक है, M3 की अपेक्षा ये कम तरल होगी। कहोगे सर ठीक है, तो मतलब अगर आपसे पूछ दे कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक तरल मुद्रा कौन सी है, अगर ये चार ऑप्शन दे दे M1, M2, M3, M4, और उसमें पूछ दे कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक तरल मुद्रा कौन है, तो सबसे अधिक तरल कौन है? सबसे अधिक तरल कौन है? सबसे अधिक अगर तरलता के क्रम में देखें तो M1 जो है सर्वाधिक तरल है। अगर तरलता की बात करें कि तरलता का मतलब क्या है? लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? तरलता का मतलब क्या होता है? जो आसानी से किसी भी अर्थव्यवस्था में मौजूद होते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं, बहुत आसानी से वो मिल जाएंगे, अगर हम चाहे गए लेके आ गए तो बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। तो M1 जो है सर्वाधिक तरल होता है, M2 जो है उससे कम तरल होता है, M3 जो है उससे कम तरल होता है, और M4 जो है उससे कम तरल होता है। तो अगर ये लिख लेना पहले ये चार्ट में, उसके बाद ये लिख लेना नीचे कहीं स्टार देखें कि तरलता के आधार पे मुद्राओं का क्रम क्या है? M1 जो है सर्वाधिक तरल है, M2 जो है उससे कम तरल है, M3 जो है उससे कम तरल है, और M4 जो है उससे कम तरल है। तो सर्वाधिक तरलता कौन सी मुद्रा होगी? M1। अब कहोगे सर M1, M2, M3, M4 समझ गए, अब तरलता तो समझ गए, तरलता भी कौन अधिक है कौन ज्यादा है। अब ये बता दो कि M1 है क्या। ठीक है, ये बना लेना, ये लिख लेना, हम मिटा रहे हैं आप मत मिटाना, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे लिखना है कि M1, M2 है क्या। M1 में क्या क्या आती है उसके नीचे लिखना, M1 में आती क्या क्या है। M1 में आती है जनता के पास करेंसी, जनता के पास जो भी करेंसी है, जैसे आप और मेरे पास जो भी करेंसी है, जो भी नोट है, वो क्या हो जाएगी? वो क्या हो जाएगी? M1 में शामिल हो जाएगी। ये देख रहे हो, हमारे और आपके पास जो भी करेंसी है वो क्या है? सबसे अधिक तरल होती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? सर्वाधिक तरल। तो जनता के पास जो करेंसी है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम M1 में शामिल करते हैं। M1 में और क्या शामिल होती है? M1 में और क्या शामिल होती है? M1 में और क्या शामिल होती है? ध्यान देना, बैंक जो है, जो बैंक है, लिखते चलना साथ में, बैंक के पास जो मांग जमा होती है, बैंक के पास जो डिमांड जमा होती है, जैसे आपको हम RBI पढ़ा रहे थे तो उसमें हम मांग जमा खाता बताए थे कि चालू खाता, बचत खाता और जनधन खाता, ये कैसी जमा है? मांग जमा खाता होती है। मांग जमा का मतलब इतना ही होता है कि जैसे आप अगर बैंक में पैसा जमा किए और उसकी आगे चल के डिमांड करेंगे और जब मन करेगा तब उसको निकाल लाएंगे, जब मन किया, इसलिए तरलता अधिक होती है। कि इसमें ये नहीं कि 1 साल बाद मिलेगा, 2 साल बाद मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा। अगर वो 2 साल 5 साल बाद मिलती तो तरलता तो उतनी नहीं होती,
लेकिन ये M1 सर्वाधिक तरल है, तो इसमें क्या होगी, बैंक के पास जो मांग जमा, फिक्स जमा नहीं, टाइम डिपॉजिट नहीं, फिक्स जमा नहीं, ये मांग जमा। मांग जमा का मतलब जिसको जब मन किया, जो हमारे बचत खाता और चालू खाता में जमा होती है, जनधन खाता में जमा होती है, उसको हम कहते हैं मांग जमा। इसको जब मन करेगा आप जाओगे बैंक से मांग के लेके आ जाओगे। तो बैंकों की जो मांग जमा होती है उसको भी हम यहाँ पे शामिल करते हैं। और तीसरी, आरबीआई के पास अन्य जमा। आरबीआई के पास अन्य जमा मतलब जैसे सीआरआर और इस सब में जो जमा होती है, रिवर्स रेपो रेट में जो जमा होती है, वो भी क्या है, वो क्या है, M1 में शामिल होती है। तो इसलिए ये क्या होती है, सर्वाधिक तरल होती है। जनता के पास करेंसी सर्वाधिक तरल है, जब मन करेगा तब इसको ले लोगे, जब मन करेगा तब इससे जो मन करेगा खरीद के लेके आ जाओगे। बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास जो भी डिमांड है वो जमा, वो भी सर्वाधिक तरल है, जब मन किया लेके आ गए। आरबीआई के पास अन्य जमा, आरबीआई से जब मन करेगा बैंक जो है क्या, सीआरआर जो भी रखा है, जैसे रिवर्स रेपो रेट में पैसा रखा है, जो भी रखा है उसको क्या करेगा, लेके आ जाएगा। तो ये हो गई, अगर आपसे पूछे कि जनता के पास करेंसी, बैंक के पास मांग जमा और आरबीआई के पास अन्य जमा, इन सबको हम क्या शामिल करते हैं, इनको हम M1 में शामिल करते हैं। कहोगे सर समझ में आ गई, M2 बता दो। M2 क्या होता है, M2 में M1 जो है, M1 ये तीन चीजें तो है, प्लस जो डाकघर होती है, पोस्ट ऑफिस, डाकघर जानते हो, पोस्ट ऑफिस में भी तो पैसा जमा होती है ना, तो डाकघर की जो बचत जमा होती है, डाकघर में जो बचत जमा राशियां हैं, उनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, शामिल कर लेते हैं। डाकघर में जो बचत जमा राशियां हैं उसको भी अगर शामिल कर लेंगे तो क्या हो जाएगी, ये M2 हो जाएगी। M1 में जनता के पास करेंसी, बैंक के पास मांग जमा और आरबीआई के पास जो अन्य जमा है, इसमें अगर हम डाकघर की जमा राशियां अगर जोड़ लें, बचत जमा, जैसे आपके पास कुछ पैसा बचा, आपके दादा के पास, पापा के पास कुछ पैसा बचा, उसको उन्होंने डाकघर में ले जाके जोड़ दिया है, डाकघर में ले जाके जमा कर दिया है, तो उसको अगर हम M1 में जोड़ लेंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा M2। अब नेक्स्ट आता है M3 पे। M3 क्या है, ध्यान देना, ये क्या है, सबसे अधिक तरल है, ये सबसे अधिक तरल है। उसके बाद आता है M2, सर्वाधिक तरल कौन है, M1, फिर उसके बाद M3, ये इसके नीचे लिख लेना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं M3 क्या होता है। M3 में भी M1 होता ही है, ये तीन चीजें तो होती ही हैं, प्लस क्या है, बैंकों के पास यहाँ पे सिर्फ मांग जमा थी, प्लस इसमें बैंकों के पास जो सावधि जमा है, मतलब कि जो टाइम डिपॉजिट, जो सावधि जमा है उसको भी जोड़ लेंगे, जो फिक्स डिपॉजिट किए होते हैं ना, उसको भी अगर जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, बैंकों के पास सावधि जमा, जो टाइम डिपॉजिट है, अगर हम इसको भी जोड़ लेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगी क्या, टाइम डिपॉजिट, तो ये हमारा निकल के आ जाएगी M3। कहोगे सर अच्छी बात है, कभी कभी पूछ देता है कि M3 क्या है, तो M3 क्या है, M1 ये तीन में बैंकों के पास मांग जमा ही थी, इसमें क्या हो जाएगी, बैंकों के पास मांग जमा तो है ही, मांग जमा मतलब चालू खाता, बचत खाता, जनधन खाता में जो भी पैसा है वो, प्लस बैंकों की सावधि जमा, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, इन सब में जो पैसा जमा है वो, अगर इन सबको जोड़ लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, M3 हो गई। M4 क्या हो गई, M3 में भी अगर हम जोड़ दें, M3 में भी क्या जोड़ दें, डाकघर की बचत जमा, डाकघर की अगर बचत जमा, यहाँ पे डाकघर की कुल जमा, बचत नहीं, डाकघर की कुल जमा, जितनी भी डाकघर में कुल जमा राशियां हैं अगर यहाँ पे जोड़ देंगे, कुल जमा राशियां अगर जोड़ देंगे तो ये निकल के क्या आ जाएगा, M4। ध्यान देना, M1 में क्या है, जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास मांग जमा, आरबीआई के पास अन्य जमा। M2 में क्या है, M1 में अगर डाकघर की जो बचत जमा राशियां हैं अगर इसको जोड़ देंगे तो ये निकल के आ जाएगी M2। M3 क्या है, M1 में अगर बैंकों के पास सावधि जमा, जो टाइम डिपॉजिट है, उसको अगर जोड़ दें तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगी, M3। M3 में साथियों डाकघर की जो बचत जमा राशियां हैं, डाकघर की जो बचत जो है वो शामिल इसमें क्या होती है, डाकघर की जो बचत है इसमें शामिल नहीं होती। डाकघर की बचत कहाँ शामिल होती है, M2 में। अगर एग्जाम में पूछ दे कि डाकघर की जो बचत राशियां हैं वो कौन सी मुद्रा के प्रकार में शामिल होती है, डाकघर की बचत राशियां, तो आप क्या मारोगे, M2। क्या अगर एग्जाम में पूछ दे कि क्या M3 में डाकघर की बचत राशियां शामिल होती हैं,
आप कहना नहीं शामिल होती। M3 में बैंकों की सावधि जमा, M3 में क्या क्या होती है, जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास मांग जमा, RBI के पास अन्य जमा और बैंकों के पास जो सावधि जमा है, ये 4 चीजें शामिल होती है M3 में। M4 में क्या होती है, M3 में अगर हम डाकघर की कुल जमा राशियां अगर जोड़ दें तो हमारा ये M4 निकल के आ जाता है। कहोगे सर अच्छी बात है। M3, M4, M2, M2 ये सारी चीजें आपके सामने रख दिए। अगर पूछे सबसे संकीर्ण मुद्रा कौन है, सबसे संकुचित मुद्रा या संकीर्ण मुद्रा, तो M1। अगर पूछे सबसे व्यापक मुद्रा कौन है, तो व्यापक मुद्रा में M3 और M4 आता है। कहीं कहीं ऑप्शन में देखने को मिलता है कि M3 को सबसे व्यापक मुद्रा मान लिया गया है और M1 को सबसे संकीर्ण मुद्रा मान लिया गया है। हालांकि वैसे M4 सबसे व्यापक मुद्रा है, क्योंकि M3 में भी एक स्टेप इसमें कुछ ना कुछ और जोड़ा गया है। तो व्यापक रूप से सबसे विस्तारित मुद्रा तो यही होनी चाहिए, लेकिन ऑप्शन में M3 दिया रहता है। तो आप उस एग्जाम के हिसाब से देख लेना कि उसमें क्या एग्जाम्पल सही बैठता है। हालांकि M4 होता ही है, लेकिन किसी किसी एग्जाम में M3 देता है। तो M1 सबसे संकुचित मुद्रा हो गई, M3 सबसे व्यापक मुद्रा हो गई। M3 में क्या बैंकों की सावधि जमा राशियां शामिल होती है, कहना हाँ होती है। क्या M3 में डाकघर की बचत राशियां शामिल होती है, कहना नहीं होती। डाकघर की बचत राशियां कहाँ शामिल होती है, डाकघर की बचत राशियां M2 में शामिल होती है। और डाकघर की कुल जमा राशियां कहाँ शामिल होती है, डाकघर की कुल जमा राशियां M4 में शामिल होती है। M4 को ही मुद्रा के पूर्ति का सबसे साधारण रूप माना जाता है। NCERT में हमारे दिया गया है कि मुद्रा की पूर्ति का सबसे साधारण रूप कौन है, मुद्रा की, लिख लेना स्टार बना के, लिखना नीचे लिखना कि मुद्रा की पूर्ति का सबसे साधारण रूप कौन सा है, M4, पहली बात। और समस्त मौद्रिक, लिखना समस्त मौद्रिक संसाधन किसे कहते हैं, समस्त मौद्रिक संसाधन किसे कहते हैं, तो उसको किसको कहते हैं, M4 को कहते हैं। पहली बात स्टार बना के नीचे लिखना कि मुद्रा की आपूर्ति के माप का सबसे साधारण रूप कौन सा है, मुद्रा की माप की आपूर्ति का सबसे साधारण रूप बराबर M4, पहली बात। दूसरी बात कि समस्त मौद्रिक संसाधन किसे कहते हैं, तो इसको किसको कहते हैं, M4 को कहते हैं, समस्त मौद्रिक संसाधन। ये हो गई हमारी जाके विस्तारित रूप में मुद्रा। मुद्रा क्या है, भुगतान का एक साधन होता है, इसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। तो मुद्रा क्या है ये हमने परिचय में देख लिया। मुद्रा के कार्य क्या क्या है इसको हमने देख लिया विस्तार में, कि मुद्रा विनिमय का माध्यम भी हो सकता है, ऋण का भुगतान करने के लिए भी हो सकता है, मूल्य को संचय करने के लिए भी हो सकता है, एक मूल्य को दूसरे मूल्य में बदलने के लिए भी हो सकता है। ये सारी चीजें मुद्रा के कार्य के रूप में आती है। तो चीज देख लिए। फिर मुद्रा के प्रकार में हमने बहुत सी प्रकार पे चर्चा की, प्लास्टिक मुद्रा, उष्ण मुद्रा, गर्म मुद्रा, संकुचित मुद्रा, क्या बोलते हैं, ऐच्छिक मुद्रा, वैधानिक मुद्रा, ये सारी चीजें हमने मुद्रा के प्रकार में आपको समझाने की कोशिश की। और फिर आए हम नेक्स्ट स्टेप पे कि मुद्रा की पूर्ति के मापक कौन कौन से, मुद्रा की पूर्ति के मापक। और इसमें हमने M1, M2, M3 और M4 मुद्रा के बारे में आपको विस्तार से समझाने की कोशिश की। M1 मुद्रा सबसे संकुचित मुद्रा होती है और सर्वाधिक तरल मुद्रा होती है। अगर आपसे पूछ दे कि सर्वाधिक तरल मुद्रा तो M1, सबसे संकुचित मुद्रा M1, क्योंकि ये सबसे छोटी है। संकुचित का मतलब बहुत छोटे में शामिल है, क्योंकि ये जनता के पास करेंसी, बैंक के पास मांग जमा, RBI के पास जमा। तरलता इसलिए है क्योंकि ये आसानी से अवेलेबल होती है, इसलिए इसको हम तरलता मानते हैं। संकुचित इसलिए क्योंकि इसमें बहुत कम मुद्रा शामिल होती है, इसलिए हम इसको संकुचित मानते हैं। अगर एग्जाम में पूछ ले कि सबसे संकुचित मुद्रा कौन सी है तो M1, और अगर पूछ ले सर्वाधिक तरल मुद्रा कौन है तो भी M1। सबसे व्यापक मुद्रा कौन है, हालांकि M4 होता है, लेकिन किसी किसी एग्जाम में M3 भी दे देता है। तो M3 सबसे व्यापक मुद्रा, M4 सबसे व्यापक मुद्रा होती है। और सबसे कम तरल कौन होता है, सबसे कम तरल कौन होता है, M4, क्योंकि इसमें देख रहे हो बैंकों के पास सावधि जमा, ये तरलता तो कम होती है ना, इसमें फिक्स होता है कि 2 साल 3 साल बाद ही मिलेगा, तरलता इसकी कम होती है इसलिए। और इसमें भी डाकघर की सावधि जमा जोड़ रहे हो तो ये और कम तरल होगी। तो ये सारी चीजें हमने आपको समझा दिया साथियों। मुद्रा के संबंधित जो भी समस्याएं थी ये आपके समझ रखने की हमने भरपूर कोशिश की है साथियों। आप इस चैप्टर को पढ़िए, नोट्स बनाइए, और कहीं भी मटेरियल मिले उसको आप देखिए, समझिए, क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप धूमधाम से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमसे जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।